ग्राम संसार सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम। आज राजेश भाई देखिए हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम है आकाशवाणी कृषि पाठशाला गन्ने की खेती, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटास लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, नो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटास लिमिटेड, और जो हमारा विषय है आज पछेती गन्ने में खरपतवार, सिंचाई, कीट एवं रोग प्रबंधक। और देखिए हमारे फ़ोन नंबर्स हैं वो हम अपने भाइयों को पहले बता देते हैं, क्योंकि जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो स्टूडियो में आ चुके हैं, तो तुरंत हमें फ़ोन कीजिए 23421082 पर और 23421083 पर। तो जो आज के हमारे विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, जो मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटास लिमिटेड नई दिल्ली में, और दूसरे डॉक्टर साहब हैं वो हैं डॉक्टर अवधेश कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं शोध केंद्र मुजफ्फरनगर में, और डॉक्टर यतेंद्र पवार जो गन्ना विभाग अध्यक्ष हैं सकोती टांडा इंडियन पोटास लिमिटेड में। बिल्कुल, आप लोगों ने नंबर नोट कर लिया होगा। नंबर एक बार फिर से आप सबको बता देते हैं। हमारा नंबर है 23421082 और दूसरा नंबर है 23421083। दिल्ली का लैंडलाइन नंबर है, तो उससे पहले कोड आपको लगाना पड़ेगा 011 का जी। और इसी के साथ अब आपको स्टूडियो में शिवनंदन जी के पास लिए चलते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। और जैसा हमारे राजेश भाई और वंदना बहन ने बताया कि आज का हमारा विषय है पछेती गन्ने में खरपतवार, कीट और रोग नियंत्रण। और विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश कुमार, डॉक्टर यतेंद्र पवार और डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, तीनों का कार्यक्रम में स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, जब तक हमारे किसान भाइयों के कोई फोन आते हैं तब तक बात करते हैं कि जो हमारे किसान भाइयों ने गन्ने की पछेती बिजाई की है, तो उसमें कौन कौन से ऐसे खरपतवार हैं जिनकी समस्या हो सकती है और उससे किसान भाइयों को किस तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। देखिए शिवनंदन जी, जो पछेती बुआई की है और विशेषकर जिन्होंने सेट के द्वारा बुआई की है, गन्ने के सेट के द्वारा जी, तो उसमें सबसे पहली समस्या अंकुरण की आती है। अंकुरण अगर हो गया तो फिर खरपतवार दबा लेते हैं। तो खरपतवार में देखिए चौड़ी पत्ती के और संकरी पत्ती के दोनों तरह के खरपतवार होते हैं। और देखिए लेबर आजकल मिलती नहीं है शिवनंदन जी। जी बिल्कुल, मजदूरों की समस्या तो रहती है। मजदूरों की समस्या रहती है और किसानों की मजबूरी हो जाती है कि वो रसायनों का प्रयोग करके उनको खरपतवारों को नियंत्रित करें। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपको खरपतवार नियंत्रित करने हैं तो पहली तो जब खरपतवार हो जाए तो नमी उनमें पानी लगाते समय और पानी लगाने के बाद में जब नमी रहे खेत में तो एक कुछ दवाएं मिला के उनका स्प्रे करना है। तो मैं वो किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब दवाएं कौन सी हैं? देखिए एक तो है मेट्रीब्यूजिन। मेट्रीब्यूजिन किसान भाई नोट कर लें कि 1 एकड़ की मैं दवा बता रहा हूँ और 1 एकड़ में 6 टंकी लगती हैं और 6 टंकी 15 लीटर वाली टंकी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें मेट्रीब्यूजिन 200 ग्राम लें और उसमें 500 ग्राम एट्राजिन लें, 1000 ml 2,4-D और उसमें 50 ग्राम नमक मिला लें और हर एक टंकी में 1 पाउच शैम्पू का डालना है शिवनंदन जी। उसमें अगर देखो एक चीज का ध्यान रखें, अगर फसल अभी जो है 1 फुट की है, केवल छोटा होगा ना पछेती वाला, तो उसमें जो आपकी मेट्रीब्यूजिन है उसे 200 ग्राम की जगह उसे 100 ग्राम करना है। और इस मिश्रण का स्प्रे जब आप उस पर करेंगे तो ये चौड़ी पत्ती वाले भी, संकरी पत्ती वाले भी, सारे खरपतवार नियंत्रित होंगे, बिल्कुल सूख जाएंगे और आपकी फसल ऊपर निकल आएगी। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार जी। सर मैं अमरजीत सिंह बोल रहा हूँ, गांव खंदोई, जिला बुलंदशहर। क्या सवाल है आपका? जी हमने 9 मार्च को ईख बोई थी
तो उसमें जो है वो कल्ले कम निकल रहे हैं, उसमें एक ही कल्ला निकल के उसमें जो और कल्ले नहीं निकले। तल पर भी लगाया था हमने। देखिए अमरजीत जी, कल्ले निकलने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा जी। कहीं ऐसा तो नहीं है आपने ज्यादा मिट्टी चढ़ा दी हो बोने के बाद? जी नहीं, ऐसे तो नहीं है सर। गन्ने के सेट बोए हैं, उसके बाद में पाटा लगाया था उसके बाद जी। तो देखिए गन्ने की अगर आपको टिल्लिंग लेनी है, मैं 2-3 चीज आपको बता रहा हूँ जी। सबसे पहले उस पे 1 इंच से ज्यादा मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जब अंकुरन मतलब हो तो उस पे 1 इंच, ज्यादा से ज्यादा अगर 1.5-2 इंच तक, 2 इंच तक आप 2 इंच भी नहीं 1.5 इंच तक आपको मिट्टी रखनी चाहिए जी। और देखिए जब आपने तो बहुत अच्छे समय पे गन्ना बोया है 9 माह, जी जी। तो अब आपका गन्ना कम से कम मेरे हिसाब से 2-3 फीट का तो हो गया होगा। हाँ, ये इतना तो हो रहा सर। हाँ इतना हो गया। तो अब मार्च आपकी पूरी निकल गई, मार्च अप्रैल मई जून, तो आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है कि आपकी टिल्लिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि 1.5 से 2 महीने के बीच में 45 दिन पे टिल्लिंग होने लगी। और असली तो आप जानते होंगे, लेकिन मेरे को यही लग रहा है आपने मिट्टी ज्यादा चढ़ा दी है उसको। और मिट्टी जब ज्यादा चढ़ जाती है तो टिल्लिंग होने में दिक्कतें होती। तो देखिए पहले तो आप उस पे मिट्टी कम रखिए। दूसरी बात, उसमें जब आप पानी दे दें एक बार जी, उसके बाद में उसकी गुड़ाई करके और उसको 3-4 दिन के लिए उसको थोड़ा सा गर्माहट आने दें उसमें। जी। देखिए टिल्लिंग क्या हो या अंकुरण की चीज हो, जो गन्ने के पेंडे में या सेट में अंकुरण जब हम लेते हैं ना, अंकुरण की स्थिति और जो हम टिल्लिंग लेते हैं स्थिति वो एक जैसी ही स्थिति होती है, क्योंकि देखिए आंखों से ही टिल्लिंग निकलती है, आंखों से ही अंकुरण होता है जी। तो जो अंदर आंखें हैं, जो मदर सूट आपका निकल गया, लेकिन जो अंदर आंखें हैं जिनसे टिल्लिंग आएगी उनको गर्माहट चाहिए। गर्माहट में आंखें निकलती हैं। अगर आप उसमें लगातार पानी भी लगाते रहेंगे तो उसमें टिल्लिंग नहीं आएगी। और गर्माहट देखिए, गर्मियों के टाइम में गर्माहट कैसे मिलेगी? अगर आप बिना पानी लगाए छोड़ देंगे तो मिट्टी बहुत कठोर हो जाएगी, उसमें से भी नहीं निकल पाएगी जी। इसलिए गुड़ाई करें और गुड़ाई करके उसको छोड़ें। गुड़ाई का फायदा ये होगा कि उसमें नमी भी बनी रहेगी, सूखेगा नहीं, नीचे से जड़ के पास से नमी सूखेगी नहीं, बनी रहेगी नमी जितनी उसको चाहिए, और उसको गर्माहट भी मिलेगी, दोनों चीज मिलेंगी जी। तो अंकुरण होगा। 2 बात तो मैंने आपको ये बताई जी। तीसरी बात है, उस समय जब टिल्लिंग होगा जो फर्टिलाइजर का संतुलित उर्वरक उपयोग होना चाहिए। अगर उसको नाइट्रोजन की जरूरत है तो नाइट्रोजन मिले नीचे, और उसको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत हो तो वो मिले नीचे। दूसरा, खाद में अगर आप डीएपी की जगह पे सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो वो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि उसमें सल्फर और कैल्शियम भी मिलता है। या अगर डीएपी से डाल रहे हैं तो कैल्शियम और सल्फर आप अलग से डाल दीजिए, WDG। आप जो कूड़ में ये सारी चीज डालिए, पानी लगाइए और उसके बाद गुड़ाई कर दीजिए, तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। गुड़ाई करके नमी बनी रहेगी, नीचे फर्टिलाइजर मिलेगा और गर्माहट मिलेगी। आप उसे 1 हफ्ते तक अगर छोड़ देंगे जी। तो अगर आप इनमें से आपसे गलती हो गई है तो आगे उसका ध्यान रखना। और अगर अभी भी आप लेना चाहते हैं टिल्लिंग तो आप उसकी जड़ों के पास से गुड़ाई करवा दो अच्छी तरह से। जी जी। तो जो ज्यादा मिट्टी चढ़ी होगी ना वो भुरभुरी हो जाएगी, तो उसका कोई असर नहीं रहेगा, वहाँ वायु संचार हो जाएगा और उसके बाद उसको गर्माहट दीजिए। देखिए आप जो आपके 15-20 दिन में ही सारे टिलर्स निकल। जी। एक और है, वो जो पहला पानी कै दिन बाद देना चाहिए? देखिए अब आज की बात कर रहे हैं या उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय बोया था आपने? जैसे कि हमने एक जो है अभी बोया, वो 15 अप्रैल को बोया एक गन्ना। तो ये ध्यान रखना होता है कि गर्मी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पेंडा सूख जाएगा। जी। कुछ लोग क्या है कि ठीक है नमी थोड़ी सी देखी कि गन्ना जम जाएगा और पानी नहीं लगाते हैं, वो बड़ी भूल कर देते हैं। पानी लगाना बहुत जरूरी है। आप कूड़ में गन्ना डालें, थोड़ी थोड़ी मिट्टी करें और उसमें पानी लगा दें तुरंत। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सर कितने दिन बाद लगा दें पानी? देखिए पानी लगाने के लिए कोई निर्धारित अवधि तय नहीं की जा सकती। देखिए खेत की सिचुएशन देखनी पड़ती, नमी कितनी है उसमें, खेत की मिट्टी का प्रकार क्या है आपका। देखिए एक मिट्टी होती है जिसमें जल धारण क्षमता ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा दिन में लगाते हैं। एक होती है भुरभुरी, जैसे बालू रेत जो रेगीली है, उसमें आपको जल्दी जल्दी लगाना पड़ेगा। आपके खेत में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो वो ज्यादा दिनों तक नमी पकड़े रखेगा। हर एक खेत का अलग अलग हिसाब किताब होता है, मौसम का भी प्रभाव रहता है। मौसम का भी है। दूसरा, आपने गुड़ाई कर दी, अब गुड़ाई करने के बाद जो पानी देने की जो अवधि है वो अपने आप बढ़ जाएगी। अगर आपने गुड़ाई नहीं की तो आपको जल्दी पानी देना पड़ेगा, जल्दी ठोस हो जाएगी जमीन। तो ये कोई ऐसा अंतराल नहीं है कि एक हम बता दें कि आप 1 हफ्ते में कर दो, बीच में बारिश होगी फिर भी आप 1 हफ्ते में कर रहे। तो ये आपके खेत के पे डिपेंड करेगा। अब मौसम अच्छा चल रहा है, 30 का डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है तो आप 1 हफ्ते तक कर सकते हो। अब 45 हो रहा है तो आपको हो सकता है तीसरे दिन देना पड़ जाए पानी। जी जी।
ठीक है अमरजीत जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उन किसान भाइयों को बता देते हैं जिन्होंने रेडियो सेट अपना देर से खोला है। फोन इन कार्यक्रम है इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका विषय है पछेती गन्ने में खरपतवार नियंत्रण, कीट एवं रोग प्रबंधन। और इस विषय पे हमारे साथ विशेषज्ञ हैं जो विस्तार से जानकारी देने के लिए डॉक्टर अवधेश कुमार जी हैं, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं गन्ना शोध केंद्र मुजफ्फरनगर के। और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यतेंद्र पवार, जो कि विभागाध्यक्ष हैं गन्ना इंडियन पोटाश लिमिटेड सकौती टांडा मेरठ से। और साथ में हैं डॉक्टर US तेवतिया, जो कि मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड से। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाइयों ने गन्ना देर से लगाया है या जिनका पहले से लगा हुआ है, उसमें इस समय कौन से कीटों की समस्या हो सकती है? डॉक्टर साहब आपसे जानेंगे, लेकिन एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, नंदनलाल। हाँ नमस्कार जी, तो अपना नाम पता बताइए। जगपाल सिंह जी, घसोती सहारनपुर। क्या सवाल है आपका जगपाल सिंह जी? गन्ने में एक खरपतवार जमे है, क्या ना डिल्ला का है, ऐसे डिल्ला वो कतई नहीं जाता जी खुदाई है। क्या इलाज करना है इसका? उसको मोथा कहते हैं, जिसकी जड़ों में गांठे गांठे होती हैं, उससे तो मतलब नहीं है। हाँ वही तो हो जी। देखिए ऐसा है, बिल्कुल आप जानते हैं उसकी एक एक गांठ में एक एक खरपतवार उगाने की क्षमता होती है और वो बहुत गहरी जड़ें जाती हैं उसकी। हाँ जी हाँ, और उसे डिल्ला का है हमारे यहाँ। जिसे आप डिल्ला बोल रहे हैं, ये साइप्रस रोडेंडस एक घास है जो दुनिया के हर देश में पाई जाती है। और इसके लिए जो सबसे उपयुक्त धानुका की दवा है शैम्प्रा। आप उस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेत में नमी की अवस्था में। जब आपकी मोथे की 2 लीफ स्टेज होगी, उसमें 2 या 3 पत्तियां हो, खेत के अंदर नमी हो, तब आप उस दवा का इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ एक वो भी आता है, मेट्रीब्यूजिन का भी एक पाउच आता है, उसको मिला के आप इस्तेमाल करेंगे तो पहली बार में कम से कम आपकी जो 80% जो मोथा है वो आपका सूख जाएगा। क्योंकि उसकी जब जड़ों को आप खोद के देखेंगे तो उसकी वो जो गांठें हैं, गांठें अंदर से काली पड़ चुकी होंगी और वो खोखली हो चुकी होंगी। इससे बढ़िया दवा आपको वर्तमान में अभी शायद कोई ना मिले। डॉक्टर साहब, अगर दवा छिड़कते हैं, आपने 80% समाधान बताया, जो 20% बचता है, हाँ, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपको नेक्स्ट ईयर फिर एक बार इसी दवा का सैम्प्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। तब पूरा 100% एक बार में नहीं हो पाएगा, कम से कम 80% एक बार में हो जा रहा है। नेक्स्ट ईयर आप इस दवा का एक बार पुनः प्रयोग कर लें, क्योंकि उस समय जब प्रयोग कर चुके होंगे तब गन्ना ऊपर बढ़ चुका होगा। गन्ना ऊपर बढ़ चुका, उसकी कैनोपी निकल के आ गई होगी और वहाँ पे दवा जो 20% बची घास बची है वो सप्रेस हो जाएगी। अगले साल जो घास बची है उसमें आप पुनः उस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस घास से निजात पा सकते। शिवानंदन जी, डॉक्टर साहब का आशय बिल्कुल स्पष्ट है। जब 80% आपका मोथा खत्म हो जाएगा जी, तो उसके बाद में जो 20% रहेगी उस पर दोबारा छिड़काव करने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो गन्ना बढ़ चुका होगा और वो छाया हो चुकी होगी तो वो यील्ड पे प्रभाव इतना नहीं डालेगा। उसके लिए अगले साल फिर जब हो तो जब उसमें छिड़काव। बिल्कुल जी। जगपाल जी, और कोई सवाल है आपका? बस जी, और नहीं कोई सवाल है फिलहाल। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, इस समय जो किसान भाइयों के खेतों में गन्ना खड़ा हुआ है तो उसमें कौन कौन से कीटों की समस्या हो सकती है? वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो इस समय एक कीड़ा बहुत ही कॉमन है, चोटी बेधक कीट जी। और उसकी तीसरी पीढ़ी वर्तमान समय में आने को है, वो 20 जून के आसपास आती है। अगर जिन किसान भाइयों ने वर्तमान समय में उनके खेतों में 2 स्थितियां होंगी, एक तो पेड़ी की फसल और दूसरे नंबर पे होगी जो उन्होंने पौधा प्लांटिंग करी है वो नई फसल। जो पौधा फसल है उसके लिए आप क्लोरेंट्रानिलिप्रोल जो टेक्निकल है 150 ml को 400 लीटर पानी में घोलकर खेत की खुश्क अवस्था में जड़ों के पास ड्रेंचिंग करनी है। जड़ों के पास ड्रेंचिंग करनी है और ड्रेंचिंग करने के पश्चात तुरंत ही उसमें पानी लगाना है। और इस तरीके से जो 3 दिन के अंदर 72 घंटे के अंदर वो जो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल है जड़ों के माध्यम से अवशोषित होकर पूरे प्लांट के सिस्टम में आ जाएगा। ये सिस्टमिक दवा है, पूरे सिस्टम में आ जाएगा। उधर जब थर्ड ब्रूड आएगी और पौधा जहरीला हो चुका होगा तो वो ब्रूड उसकी गोफ में नहीं जा पाएगी। तो डॉक्टर साहब, जो दवा आपने बताई, तो इस दवा में पानी की मात्रा कितनी रखनी है? 150 ml की ये सीसी है, उसमें
400 लीटर पानी मिलाना है। अब किसान जब खेत पे जाता है उसके पास सिर्फ 2 चीजें होती हैं, एक हाथ में दवा की शीशी होगी और दूसरा कंधे पे मशीन होगी। नापने की कोई व्यवस्था नहीं है उसके पास। ऐसी स्थिति में उस दवा की शीशी को एक किसी गिलास में पलट लें और उसमें पानी से भर लें और उसको एक प्लास्टिक की छोटी बाल्टी में डाल दें और 26 गिलास पानी उसमें और डाल दें। तो अब दवा सहित उस बाल्टी के अंदर 27 गिलास पानी हो गया। उस 27 गिलास पानी में से 1 गिलास पानी निकालें, टंकी में डाल दें और बाकी पानी से भर लें, क्योंकि 15 लीटर की टंकी है, 27 टंकी उसमें बन जाएंगी, 27 गिलास पानी हो गया। इस तरीके से 405 लीटर पानी हो गया 27 टंकी में। और ये स्थिति तभी आएगी जब खूड़ से खूड़ की दूरी 3 फुट है। खूड़ से खूड़ की दूरी 3 फुट है। यदि 3 फुट से दूरी कम है तो दवा आपकी कम पड़ जाएगी, नंबर ऑफ रो की संख्या ज्यादा हो गई। यदि ट्रेंच विधि से वो रखा है, वहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा हो गई, तो वहाँ पे आपकी दवा बचेगी। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसेश्वर बटार है, गाँव रंडेड़ी, जिला सहारनपुर से बोल रहा जी। हाँ जी बसेश्वर जी, क्या सवाल है? सवाल सर मेरा ये है कि मैंने गन्ना लगा रखा 4-5 एकड़ है जी। बहुत बढ़िया। जैसा कुआ निकलता है ना, धरती फोड़ के उस आके फूट कर कुआ निकलता है जी, जो उपजे जी कुआ, उसमें कुएं के अंदर 2 वो जाती है पत्ती, डबल पत्ती। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, उसके अंदर कीड़े की संभावना होती है और लाल, उसका मुंह लाल हो जाता है उसका गन्ने का, जो अंकुर फूटता है जी। उसके लिए दवाई का क्या उपयोग है जी? देखो, दवाई का तो पहले ये करना पड़ेगा कि उसमें कीड़ा कौन सा है, ठीक है जी। उसका लाल होने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे आप बता रहे कि जमीन को फोड़ के निकलता है। कभी कभी क्या होती है कि जमीन आपकी टाइट हो जाती है और पौधे को निकलने के लिए बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, तो उसका भी एक रीजन हो सकता है। जैसे आप कह रहे हैं कि 2 मुंह बन जाते हैं उसके। हाँ जी। हाँ, इसका मतलब ये है कि या तो आपने पाटा बहुत तेज लगाया है, उसमें मिट्टी ज्यादा है, तो उस पौधे को निकलने के लिए ताकत लगानी पड़ी है। तो उस टाइम पे अगर जैसा आप कह रहे हैं कि पौधा निकल गया है, अब उस टाइम पे देखो जो कीट लगता है वो अर्ली शूट बोरर लगता है, जिसको हम कनसवा बोलते हैं। हाँ, लेकिन कनसवा का जो आप बता रहे हैं कि लाल नहीं होता उसमें तो जो उसकी जो गोब होती है वो सूख जाती है, तो वो उसमें से लाल नहीं होता। मेरे ख्याल से आप सहारनपुर के रहने वाले हैं जी, तो वहाँ पे अभी इसकी अर्ली शूट बोरर जो आपका ये कनसवा होता है, इसकी ज्यादा समस्या नहीं है। हाँ, तो आपके यहाँ समस्या जो है वो टॉप बोरर की है। उसकी सर पत्ती सूखती है, ऊपर से ऊपर जो निकलता है उसकी पत्ती सूखती है ऊपर से। अच्छा जी। तो वैरायटी कौन सी है वो? वैरायटी को है थारा। अच्छा, थारा है। तो थारा में तो कोई ऐसी बीमारी है नहीं कि जो पत्ती सूखने का कोई कारण हो, या क्योंकि पत्ती सूखने के कारण और भी हो सकते हैं। उसकी जो पत्ती सूखती होंगी वो किनारे की तरफ से सूखती होंगी, वो उसका वेराइटल करेक्टर है। नहीं, पत्ती सूखती है या पत्ती ऐंठती है? अभी आपका सवाल क्लियर नहीं हो पा रहा। ऐंठती है जी, वो ऐंठती, जिससे कि मतलब वो लिपट जाती है। हाँ, समझ गए। हाँ, देखो उसके कई कारण। हाँ, डॉक्टर साहब बताएंगे, अवधेश बताना चाहेंगे। एक्चुअल में जो अगर पत्ती आपकी ऐंठ रही है, लिपट रही है आपस में, ऐसा कहने का मतलब है ना, तात्पर्य आपका। तो उसके अंदर फिर इसका मतलब ये है कि पोका बोइंग बीमारी के इनिशियल सिम्टम आपके खेत में हैं, क्योंकि संभवतः बारिश हुई होगी सहारनपुर के अंदर और वातावरण के अंदर नमी आ जाने के पश्चात इस बीमारी के लक्षण खेत के ऊपर परिलक्षित होने लगते हैं इससे। ठीक है, ऐसी स्थिति में आपको करना क्या, एक दवा आती है कार्बेंडाजिम। हाँ, बाबास्टीन जिसका ट्रेड नेम है, आपने सुना होगा। अच्छा जी, आ जाइए। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम के हिसाब से एक 15 लीटर की टंकी में 30 ग्राम दवा डालने के बाद उन पत्तियों के ऊपर आप स्प्रे कर दें, वो पत्तियां अपने आप ऐंठी हुई हैं वो खुल जाएंगी। एक बात का विशेष ध्यान रखें, ये जो कार्बेंडाजिम दवा है ये पानी में नहीं घुलती है। इसके लिए आपको करना क्या, पहले उस दवा को थोड़े से पानी में घोल के उसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद फिर घोलें, तब ये घुल जाएगी, नहीं तो दवा ऊपर तैरने लगती है। मेरी समस्या आपकी संतुष्टि हो गई होगी। हाँ, एक सवाल और है जी सर मेरा। जी बताइए। मैं जवार लगा रखी, जवार जी। जवार की जो पत्तियां हैं उनमें कीड़े की संभावना है, वो उसकी पत्तियां ऊपर से वो हो रही है, सूख कर बिल्कुल वो हो रही, बिल्कुल खत्म। देखो, जवार में आप सूखने की भी कई स्टेज होती है। देखो, एक तो पत्ती सूख रही है, एक एंट्री है, या उसमें आपकी कहीं सुराख दिखाई दे रहे हैं? नहीं सर, उसमें पत्ती सूखी हुई है, ऊपर चोटी ऊपर से। अच्छा, चोटी सूख रही है ना? जी सर। हाँ, देखो ज्वार में भी जो ये टॉप बोरर होता है ना, तो ज्वार में भी आता है। अब देखो, ये आपकी ज्वार है, ये पशुओं को आप खिला रहे हैं, तो देखो दवाई तो उसके लिए बताना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो दवाई उसमें जाएगी।
नहीं सर, पशु को नहीं खिलाया अभी, वो लगभग ऐसी होगी 20-25 दिन की लगाई हुई। जी 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 जी, लेकिन देखो दवाई तो उसकी वही आती है जो गन्ने में आप ड्रोपोर की डालते हैं ना, वही दवाई है, लेकिन वो आप पशुओं को खिलाएंगे, इसीलिए वो दवाई आपको डालना मेरे के हिसाब से तो आपके पशुओं के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अभी खिलाने के लायक नहीं। लगभग सर 1 महीने बाद खिलाई जाएगी, 1 महीने बाद। 90 दिन तक उस दवा का असर रहता। अच्छा जी, अच्छा। इसीलिए देखो दवाई तो रिकमेंड नहीं कर सकते उसमें। अच्छा जी जी जी, उसमें तो एक काम कर सकते हैं आप, जो चारे वाली फसलें होती हैं उन पर किसी भी रासायनिक दवा का छिड़काव करने के लिए वैज्ञानिक सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि वो पशुओं को खिलाई जाती है, उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, को नुकसान हो जाएगा जी जी बिल्कुल। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे किसान भाई फोन लेते हैं। हेलो जी सर, नमस्कार। सभी डॉक्टरों को भी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं ग्राम गौर झामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, बताइए। पहला सवाल सर ये था कि अभी वर्तमान में क्या क्या देखभाल करनी चाहिए गन्ने में, और कौन कौन सी बीमारियां जो इस मौसम में हो सकती हैं उनसे हमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और दूसरा सवाल सर ये था कि मैंने देखा है बहुत सारे किसान भाइयों के खेतों में सर पानी हमेशा ही भरा रहता है, मतलब गन्ने के खेत में, तो इससे सर कोई नुकसान भी हो सकते हैं क्या देख रेख कर सकते हैं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। जैसे ही अगर मैं उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न यूपी के सापेक्ष बात करूं जी, तो इस समय यहाँ पे संपूर्ण वेस्टर्न यूपी का एरिया 238 किस्म से आच्छादित है। और जैसे ही बारिश होगी जी, और बारिश होने के बाद या अभी बारिश हुई है, उसमें जो पोका बोइंग रोग है उसके लक्षण इक्का दुक्का रूप से दिखाई दे रहे होंगे खेत में जी। और उन लक्षणों की पहचान ये है कि पत्तियां आपस में ऐंठी हुई होंगी, खुल नहीं रही होंगी जी, पत्तियों पे खिंचाव पड़ रहा होगा। और जैसे ही जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे और डॉक्टर हमारे अवधेश कुमार जी, यतेंद्र पवार जी और तेवतिया जी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राजेश भाई देखिए, हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम जारी रहेगा। आकाशवाणी कृषि पाठशाला गन्ने की खेती, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटास लिमिटेड। खेतों में जब पॉली हेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉली हेलाइट, आईपीएल की पॉली हेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉली हेलाइट, आईपीएल की पॉली हेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉली हेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। आज राजेश भाई देखिए, हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम है आकाशवाणी कृषि पाठशाला गन्ने की खेती। अभी हमारा विषय है पछेती गन्ने में खरपतवार, सिंचाई, कीट एवं रोग प्रबंधक। और हमारे जो फोन नंबर हैं, आप सीधे बातचीत कर सकते हैं हमारे वैज्ञानिकों से। तो हमारे फोन नंबर हैं 23421082 और 23421083। आप सीधे फोन करके कोई भी समस्या है पछेती गन्ने में खरपतवार की, तो आप सीधे फोन करके इसके बारे में अपना समस्या का समाधान पा सकते हैं। आज का जैसा विषय है पछेती गन्ने में खरपतवार, कीट व रोग नियंत्रण, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अवधेश कुमार, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं गन्ना शोध केंद्र मुजफ्फरनगर, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यतेंद्र पवार जी, जो कि विभागाध्यक्ष हैं गन्ना इंडियन पोटास लिमिटेड,
सकौती टांडा मेरठ में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, मुख्य प्रबंधक कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड, नई दिल्ली से। तीनों का कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। और जब तक हमारे किसान भाइयों के फोन आते हैं तो एक बार किसान भाइयों को फोन नंबर फिर से बता देते हैं कि विशेषज्ञों से गन्ने की फसल से संबंधित आपकी अगर कोई भी समस्या है तो आप निश्चित तौर पे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, समस्या का समाधान पा सकते हैं। और इसके लिए हमारे नंबर हैं 23 42 10 82 और 23 42 10 83। और जो हमारे श्रोता मोबाइल से फोन करते हैं वो दिल्ली का STD कोड 011 अवश्य लगा लें। तो डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं कि गन्ने में इस समय कि जो समसामयिक कार्य की बात कर रहे थे, जी। वो क्या कर सकते हैं? तो वर्तमान समय जो दिखाई दे रहा है, यदि हम रोग के दृष्टिगत बात करें जी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दृष्टिगत बात करें तो 238 से लगभग 90% से ज्यादा एरिया आच्छादित है। और इस समय जो बीच में बारिश हो गई है तो कहीं कहीं पर जो मौसम के अंदर नमी आई थी, कहीं कहीं पर पत्तियां आपस में 238 की आपस में खेत के अंदर उलझी हुई या लिपटी हुई दिखाई देंगी। ये जो लक्षण है, ये लक्षण है एक पोक्का बोइंग बीमारी है। पोक्का सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, ये एक जापानीज वर्ड है और पोक्का का मतलब है टॉप ट्विस्टिंग, चोटी का विकृत होना या कुरूप हो जाना। और जब इस तरीके के लक्षण आपको खेत के अंदर परिलक्षित हो रहे हो, उस समय आपको कार्बेंडाजिम 0.1% का घोल, कहने का तात्पर्य यह है कि 1 लीटर पानी में 2 ग्राम बाविस्टिन दवा, 15 लीटर की टंकी है उसमें 30 ग्राम दवा बाविस्टिन घोल लें और घोलने के बाद स्प्रे कर दें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि ये दवा पानी में ऐसे नहीं घुलती है, पहले उसका हल्का सा पेस्ट बना लें और पेस्ट बनाने के बाद तब वो आसानी से घुल जाएगी और आप स्प्रे कर दें। एक हमारे किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, राम राम जी। हाँ जी, राम राम। मैं तेजपाल बोल रहा जी, मरावली सत्तर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, तहसील बुढ़ाना से। हाँ जी, सवाल है ये, जैसे गन्ने की लाल पत्ती हो जाती है इस पर, तो उसके लिए कौन सी दवाई करनी चाहिए? तो आपने गन्ना कब लगाया, कितने दिन का हो गया? गन्ना तो बोया था 19 अप्रैल को। जी, डॉक्टर अवधेश कुमार जी। तो कोई आपने पहले कोई ऐसा रसायन जरूर डाला होगा जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया होगा, जिसकी वजह से वो लाल रंग के आपको वो दिखाई दे रहे हैं स्पॉट। सारे खेत में नहीं दिख रहे होंगे वो। अच्छा जी। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आप दवा की मात्रा डाल रहे हैं उसे कम करें, उसका जो विपरीत प्रभाव आपकी फसल पे पड़ रहा है। दवाई तो बोने में डाली थी, बाकी फिर नहीं। बुआई करते समय आपने दवा डाली है तो उस पर पत्ती पे प्रभाव नहीं आना चाहिए। जो भी पत्ती ऐंठ सी है वो लाल लाल सी ऊपर से दिखाई देती है, वहाँ पे छोटा कीट एक होते हैं, थ्रिप्स, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, उसकी वजह से वो ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसके लिए आपको करना है कोई भी कॉन्टेक्ट पॉइजन का स्प्रे कर सकते हैं, या आप खेत में पानी लगा दें या बारिश हो जाएगी तो सल्फर की स्प्रे करेंगे। सल्फर से क्या मतलब है उसका? सल्फर एक जो है फंजीसाइड का काम करेगा और वो एक इंसेक्ट है। रॉकेट की करी है तो ठीक है, उसके अंदर दोनों चीजें हैं, वो तो ठीक है, तो वो चीजें आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार जी। मैं खंडरावली से बोल रहा जी, किला शामली। हाँ, नाम क्या आपका? चित्राब सिंह जी। जी, सवाल कीजिए आप। जी, मैं ये पूछा डॉक्टर साहब से, जैसा जाए काली काली बैल निकल जी, शुरू में केस जाम करना चाहिए इनका? शुरू में तो इसमें पेड्डी में जी काली काली सी बैल निकलेगी मेरे पेड्डों में जी। वैरायटी 238 है। 238 है जी। हाँ, कितने % होगा करीब ये बता दें? हाँ जी, वही काली काली बात वही झूठ से सब बन गया। अच्छा, आप एक काम करिएगा, वो एक स्मट डिजीज है, बहुत ही भयंकर बीमारी है अपने आप में गन्ने की, और ये आपको 238 की पेड़ी में ही देखने को मिलेगी, पौधा फसल में आपको ये चीज नहीं दिखाई देगी। अब इससे बचाव के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, उसके ऊपर वो जो काली काली सी बाल निकल रही है उसके ऊपर एक कपड़ा डालकर जी, खाद का कोई कट्टा ले लें, वो डालकर और उस पूरे थान को समूल जड़ सहित खोद लें, और खोदने के बाद गड्ढा खोद के जमीन में दबा दें या कुट्टी काट के जानवरों को भी खिला सकते हैं। उसको ओपनली ऐसे नहीं छोड़ना है। करना चाहता जी है जी, जो नया है आपको आगे से एक बात का ध्यान रखना होगा, जिस समय आप इसकी कटाई करें 238 की, ठीक है, एक दवा आती है प्रोपिकोनाजोल, उसका 0.2% का स्प्रे सारे मूड़ों पे एक तरफ से कर दे तो इस बीमारी को रोकने में किसी हद तक आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। ये एक दूसरा यू है जी, गन्ना भी
जब मन सही लग गया जमशेदा जी, तो उसमें पूरी खुराक डाल सकते हैं, कुछ कम डाल ले जी। पूरी खुराक क्यों डाल दोगे? बोते समय क्या क्या डाला था आपने? डाई डाली थी जी। जी। रामबाण के है जी हम तो। हाँ जी। हाँ, रामबाण था और यूरिया। रामबाण कितना डाला था जी? तीनों ऐसे में गिरे थे, वो करीबन 4 बीघे का नंबर होगा जी। 3 डेढ़ी गिरे थे, 12 डेढ़ी के हिसाब, यानी 3 डेढ़ी का बीघा। 3 धड़ी का 1 बीघा आपको रामबाण डालना था, और 4 बीघे धरती यदि आपने बोई है तो उसका मतलब हो गया 4 तिया 12, 130 किलो रामबाण पड़ना चाहिए था। अच्छा जी, आपने मात्रा कम डाली, ठीक है। टिप बताया तो जी कितनी घेर दूं उसमें? अच्छा, दूसरे पानी पे जी। देखिए, रामबाण से ही यदि आप उसको देना चाह रहे हैं तो आप एक काम करें, 33 किलोग्राम 1 बीघे में पड़ता है। कितना आपने पहले डाला था 1 बीघे में, उतना घटा के बाकी डोज आप जो है पानी लगाने के बाद जब ओट आने की स्थिति हो आप लगा सकते हैं। उसके बाद तत्काल आपको गुड़ाई करनी होगी, ताकि जिससे वो रामबाण मिट्टी में मिलकर पौधों की जड़ के पास पहुंच जाए और जड़ों के माध्यम से अवशोषित करके ले पौधा, ठीक है। ये तो बात आई रामबाण की। क्या म्यूरेट ऑफ पोटास भी आपने डाला था या नहीं? पोटास डाला था बुआई के समय या नहीं, ये बताएं। पोटास नहीं डाला जी, मैं झूठ नहीं बोलना था। अच्छा, 7 से 8 किलो। इसमें देखिए IPL का एक पॉलीहेलाइट का नाम सुना है क्या आपने? ना जी, सुना नहीं हमें तो। पॉलीहेलाइट एक इतनी बढ़िया खाद है कि इसमें 4 न्यूट्रिएंट एक साथ उपलब्ध हैं। इसमें पोटास भी है, इसमें सल्फर भी है, इसमें कैल्शियम भी है, इसमें मैग्नीशियम भी है। और सबसे सुंदर बात इसकी ये है कि ये प्राकृतिक उर्वरक है, कोई रसायन भी नहीं है। और आपके कल्ले भी अच्छे निकलेंगे, फसल बहुत बढ़िया होगी और आप खुश हो जाएंगे। तो आप इसको लीजिए। आसपास शुगर मिल, आप तो उधर के ही हैं, तो हमारे तिताबी शुगर मिल के लोगों से संपर्क कीजिए, आपको पॉलीहेलाइट मिलेगा। नाम याद रखिए, पॉलीहेलाइट। और पॉलीहेलाइट हरियाणा में भी नहीं मिलेगी? पॉलीहेलाइट सब जगह मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा। डालने का तरीका भी तो बता दो। तरीका वही है कि मिट्टी में मिलाना है। डालने के बाद जो डॉक्टर अवधेश कुमार जी ने बताया, अगर आप पहले तो बुआई के समय डाल सकते थे, अगर बुआई का समय निकल गया तो अब इसको डाल के कूड़ों में और एक गुड़ाई कर दीजिए। और दूसरा, जब मिट्टी चढ़ाएं आप अपने उसमें जी, मिट्टी चढ़ाने से पहले कूड़ों में डालकर मिट्टी चढ़ा दो, मजा आ जाएगा पूरा। अच्छा जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने का। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, जो हमारा आज का विषय है कि रोग एवं कीट नियंत्रण जी, तो इस समय कीटों के साथ साथ कोई रोगों की भी समस्या हो सकती है गन्ने की फसल में? गन्ने के रोग के बारे में तो अभी जैसा एक स्मट डिजीज का जिक्र आया, उसका मैंने आपसे अभी उनके पीछे किसान भाई को उत्तर दे रहा था। स्मट डिजीज 238 के अंदर है, और वो भी पीड़ी फसल में छिटपुट रूप से लेस देन 1% के उसमें दिखाई दे रही है, कहीं कहीं पे ज्यादा है। यदि इस समय उस पर आपने नियंत्रण करने की कोशिश नहीं की, उसको ढककर जड़ सहित खोदकर खेत से बाहर नहीं करा, तो बरसात के बाद जब दोबारा एक बार गर्मी आएगी, इसी बीमारी का सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की संभावना है। और जब सेकेंडरी इन्फेक्शन फैलेगा तो वो बहुत ही भयावह स्थिति होगी। हर गन्ने में से एक काले रंग का विप निकलता हुआ आपको दिखाई देगा, और वो आपकी फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार जी। सर जी, धानी मिट्टी से बोला, डिस्ट्रिक्ट भिवानी से, हरियाणा से जी। हाँ, क्या नाम आपका? शिवराम नाम है जी। हाँ शिवराम जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है जी, अब की बार नई अब ईंट लगाई है जी। अब की बार पहले कभी लगाई नहीं थी जी, अब की बार लगाई है। कब लगाई है आपने? वो हो रही जी 1.5 फुट की हो रही है जी। 1.5 फुट की। तो फसल ठीक है आपकी या कोई दिक्कत है? फसल ठीक है जी। पहले तो ये बताओ जी, इसकी लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए जी? तो आगे देखिए, ऐसा है कि इसकी दूरी की कई विधियां हैं। एक ट्रेंच विधि चल रही है, तो उसमें 4 फुट की दूरी भी रखते हैं, 5 फुट की भी रखते हैं, 3 फुट की भी रखते हैं। आपकी मशीनरी आप पे किस तरह की है उस पे भी डिपेंड करेगा। क्योंकि ये पूछा था जी मैं। फोन करने के लिए शिवराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो जी, बलवान बोल रहा हूँ, गाँव कदम, जिला कैथल। बलवान जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है जी, इसकी यूरिया की 2 किस्त तो डाली, तीसरी कब डालनी चाहिए? कितनी डाल दी यूरिया की 2 किस्त? मूडी है जी 60 किलो। 60 किलो यूरिया डाल दिया। कितने में? 1 एकड़ में? 1 एकड़ में जी। बहुत ज्यादा डाल रहे हो किसान भाई, बहुत ज्यादा डाल रहे हो। मूडी में है जी, वो मूडी में तो थोड़ा ज्यादा नहीं पड़ा है। हाँ, 20% ज्यादा पड़ता है। पड़ता तो है, लेकिन एक बार में थोड़ा ही पड़ता है इतना। 60 किलो डाल रहे हो एकड़ में। कितना डालना चाहिए जी? भाई देखो, आप 7 से 8 किलो या 5-6 किलो एक बार में डालो।
अच्छा जी। हाँ देखो 10 किलो से ज्यादा तो कोई भी ना डालता, 10 किलो ही बहुत हो जाता है पर बीघा, मतलब पर बीघा बता रहा हूँ, इसका 5 की गुणा कर देंगे तो एकड़ हो जाएगा, 50 किलो मान लीजिए 1 एकड़ में। आप तो 60 डाल रहे हो, 10 फालतू डाल रहे हो। तो हाँ जी 10 फालतू डल गया जी। देखियो ऐसा होता है कि ज्यादा यूरिया डालने से भी कीड़े और रोगों की वो बढ़ जाती है संभावना। अच्छा। और दूसरा ये नाइट्रोजन ऐसी चीज है कि पानी लगा दिया इसको डाल के नीचे चली जाएगी, धूप में ज्यादा देर पड़ा रहा तो ये उड़ जाएगी ऊपर, तो ये इसके लॉस बहुत ज्यादा है, तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा। तो आप इसकी सबसे बढ़िया विधि उपाय ये है कि जब आप पानी लगाओ और आपका पैर टिकने लगे, थोड़ी थोड़ी नमी हो, तो उस समय शाम के समय लगाओ, जिससे कि आगे रात आए तो आपकी पूरा पैसा वसूल होगा, नहीं इसमें लॉस ज्यादा होगा। आप बार बार लगाएं इसे, एक बार ज्यादा लगाने के बजाय इसकी वो बढ़ा दें, थोड़ी थोड़ी मात्रा कई बार में डालें। अच्छा जी। मतलब इसकी यूरिया पूरी कद लगानी चाहिए डोज। कितनी बड़ी हो गई फसल? डॉक्टर अवधेश बताना चाहिए। फसल तो अच्छी हो रही है जी, वैसे आखिरी किस्त डालना चाह रहे हो मैं, ठीक है इससे या सही टाइम है। सुनिएगा मेरी बात, आखिरी किस्त जो भी आप यूरिया की डाल रहे हैं, मानसून की बारिश होने से पहले जो वैज्ञानिक संस्तुति है वो है 30 जून के बाद खेत के अंदर यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व में ही आप यूरिया खाद ज्यादा दे चुके हैं। ऐसी स्थिति में पौधा बढ़वार की तरफ चलेगा, जब बढ़वार की तरफ चलेगा तो उसकी इम्यूनिटी पावर वीक होगी, और जब इम्यूनिटी पावर वीक होगी तो उसमें कीड़े और बीमारी का इंसिडेंस बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। जी, फोन करने के लिए बलवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे कार्यक्रम में विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश कुमार जी, डॉक्टर यतेंद्र पवार जी और डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। और इसी के साथ हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे शिव नंदन लाल।